हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर। देखिए प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर नहीं देना चाहिए, बच्चा कितना सीख पाया इस चीज़ पर जोर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अविभेदी समरूपी निर्देश, देखिए विभेदी इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, ठीक है, विभेदी निर्देशों का यूज करना है, क्योंकि बच्चे के अंदर का इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें क्या करना चाहिए, उसे अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताना चाहिए। बट यहाँ पर दे रखा है अविभेदी, ठीक है, यानी एक ही रूप से बताना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, देखिए अलगाव करना, ठीक है, सेग्रीगेशन करना, वर्गीकृत करना, ये वर्ड जहाँ पर भी आपको दिख जाए वो ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा। जो इंक्लूसिव क्लासरूम है ये क्या करती है, सभी बच्चों को अपने में समाहित करने की बात करती है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करें, हाँ ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या है, यूनिक है। प्रत्येक बच्चा जो है अपने आप में सीखने में सक्षम होता है। हमें क्या करना चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी, अवसर जो है सीखने के प्रदान करने चाहिए। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। फर्स्ट दे रखा है मंदित छात्र। देखिए जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है वो क्या कहती है कि हमें ऐसे छात्र के लिए जिसको शारीरिक डिसेबिलिटीज है कोई, उसके लिए मंदित छात्र शब्द का यूज नहीं करना है ना। विकलांग छात्र का भी यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता, दिव्यांगता शब्द का जो है यहाँ पर यूज करना है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या कहती है आपकी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कहता है छात्र जिसका शरीर अशक्त है। देखिए इस वर्ड का भी यूज नहीं करना है यहाँ पर, ये सारे गलत है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या दे रखा है, अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिएगा, ठीक है। देखिए नहीं पूछ रखा है, ध्यान से देखिएगा, दृश्य श्रव्य सामग्रियों को इस्तेमाल। तो ऐसे में तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा जब बच्चा अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है और उसको जो है उसके सामने चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाए, तब तो बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो इसका तो उपयोग करना चाहिए, बट यहाँ पर पूछ रखा है नहीं करना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ठीक है, यानी संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र उपागम यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की एक तरीके से बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका भी उपयोग जो है बच्चों को शिक्षा को करना चाहिए, इसमें भी बच्चा अच्छी तरीके से सीख पाएगा। यहाँ पर पूछ रखा है नहीं करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना, देखिए इसका भी यूज़ करना चाहिए। अगर जो है बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी सीखने में उसको कठिनाई हो रही है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना भी बनानी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे को हेल्प मिले। तो ये भी करना चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होगा। शिक्षा शास्त्री और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यही जो है शिक्षक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या करेगा, बच्चे एक तो पहले ही अधिगम कठिनाई से जूझ रहा है, उसके ऊपर से जो है जटिल संरचना का उपयोग करे तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो यही जो है एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रखा था एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। देखिए क्रिएटिविटी का संबंध किससे होता है, अपसारी चिंतन से, है ना। अपसारी चिंतन आपका क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, एक ही समस्या के कई हल जो है वो बता पाए। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब भी क्रिएटिविटी आपकी है, सृजनात्मकता है, तो उसका संबंध किससे होगा, सृजनात्मकता का मुख्य लक्षण क्या होता है, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कम परिज्ञानता बोधिगम्यता नहीं, ये नहीं होता सृजनात्मकता का मतलब, ठीक है। अति सक्रियता ये भी नहीं होगा, असतर्कता ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या दे रखा है, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। देखिए टालनी नहीं चाहिए, क्योंकि छात्र के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, प्रत्येक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से अलग है। तो हमें विविधता संबंधी मुद्दों को बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है टालनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, देखिए यही बात जो है आपके यहाँ पर सही दे रखी है, बच्चे के सामने अलग अलग तरीके से जो है उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या है, दूसरे बच्चे से अलग है। हो सकता है एक बच्चा एक एग्जाम्पल से सीख जाए, दूसरा बच्चा जो है कुछ किसी दूसरे एग्जाम्पल से सीख जाए, है ना। तो बच्चों के सामने जो है कई तरीके के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट दे रखा है। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए जब बच्चा एक तरीके का नहीं है ना, बच्चे के अंदर क्या है, डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, दूसरे बच्चे से जो है प्रत्येक बच्चा क्या है, अलग है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसका अलग अलग तरीके से आकलन करना चाहिए, है ना।
तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, क्योंकि दे रखा है सभी के लिए मानकीकृत आकलन नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे, देखिए ये ऑप्शन तो आपका पहले ही नहीं होगा, है ना। नकारात्मक, जब भी आपको अपने एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिखे तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होते। हमें क्या चाहिए, बच्चा एक्टिव चाहिए, है ना, सक्रिय चाहिए, हमें सकारात्मकता का यूज़ करना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमें अपना राइट आंसर मिल गया है, सेकेंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देके। देखिए लगातार अभ्यास ये किस चीज़ को बढ़ाता है, रोड मेमोराइजेशन को। और आपकी जो एनसीएफ है ना, और जो एनईपी है वो क्या कहती है, हमें रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, है ना। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, देखिए अटल हो गया, जटिल हो गया, है ना, केवल आपका हो गया, सारे क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। हमें एक ही प्रक्रिया को नहीं बढ़ावा देना है, हमें अलग अलग प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना है ना। बच्चा जो है कई तरीके से चीज़ों को सोच सकता है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, हाँ ये जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समरूपों के इस्तेमाल को जो है बढ़ावा दे करके बच्चे की जो समस्या समाधान क्षमता है उसको क्या किया जा सकता है, सुसाध्य किया जा सकता है। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है और सही है ना। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, तो देखिए ये ऑप्शन तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। जब भी डर की भावना पैदा करना, विद्यार्थी को किसी तरीके का पुरस्कार देने की बात हो, दंड देने की बात हो, तो ये क्या होता है, आपका निगेटिव वर्ड होता है। ऐसे ऑप्शन आपके कभी भी सही नहीं होंगे, तो आपका यहाँ पर थर्ड ही ऑप्शन। नेक्स्ट है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, देखिए बच्चे को दंड देकर। ये ऑप्शन तो आपका कभी भी नहीं होगा। मैंने अभी आप लोगों को बताया बच्चे को क्या करना है, दंड नहीं देना है, क्योंकि बच्चा डर की वजह से जो है कुछ चीज़ों को सीख सकता है बट फिर बाद में वो भूल जाता है ना, लंबे टाइम के लिए वो चीज़ें नहीं रहती हैं उसके माइंड में, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर बच्चा कितना सीख पाया, है ना, इस चीज़ पर जोर देकर, यही क्या है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, देखिए बहुत आसान क्रियाकलाप नहीं देना है हमें, उन्हें जटिल कार्य भी देना है, आसान भी देना है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, अभी मैंने आप लोग को बताया जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ है, वो क्या कहती है, हमें रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। हमें बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें बच्चा खुद चीज़ों को सीख पाए, है ना, और रोड मेमोराइजेशन के थ्रू नहीं सिखाना है उसको, तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर नहीं होगा। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए क्या दे रखा है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना है, तो आप सभी को पता है ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया है कि रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना है, याद करना जिस भी ऑप्शन में वो क्या होगा आपका गलत होगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, देखिए यही बात जो है आपकी बिल्कुल सही है। जब बच्चा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजेगा तो वो खुद चीज़ों को सीख पाएगा, तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अधिगम अध्यापन का सबसे प्रभावशाली माध्यम होगा। नेक्स्ट आपका दे रखा है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, देखिए बिना विश्लेषण के अवलोकन, ठीक है, ये भी बात आपकी गलत है। अनुकरण, नकल और दोहराना, देखिए अनुकरण करना, नकल करना, दोहरावा, फिर से क्या कर रहा है, रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा दे रहा है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है सबसे करेक्ट है, सबसे सही है। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। मैंने आप लोगों को बताया बच्चे को दंड नहीं देना है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दंड जहाँ पर भी दिखे वो ऑप्शन आपको पहले ही काट देने हैं, है ना। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है, देखिए यही बात जो है आपके यहाँ पर सही है। बच्चे ने कहाँ पर त्रुटि की, ठीक है, उसको सीखने में कहाँ पर कमी रह गई। त्रुटियाँ क्या बताती हैं, घिसी चीज़ को बताती है। त्रुटियाँ क्या है, अधिगम का हिस्सा है ना। हर बच्चा जो है त्रुटियां करेगा, ठीक है, गलतियां करेगा, और गलतियों से ही तो बच्चा सीखता है ना। तो त्रुटियां क्या होती है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है, मीनिंगफुल होती है, तो आपका यही ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग कर सकते हैं। देखिए अलग करना, सेग्रीगेशन करना, ये क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया ही था, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर करता है, नहीं, अधिगम त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर नहीं करता है, बच्चा कितना सीख पाया है ना, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई है ना, ये क्या करती है, बच्चे की गलतियाँ बताती हैं, ठीक है। बच्चा गलतियों के थ्रू ही जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से और भी बेहतर तरीके से सीख पाता है, तो ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर
बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। देखिए, जब बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा तो उसको सीखने में कठिनाई नहीं होगी, वो और अच्छी तरीके से सीख पाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, देखिए जब बच्चे का जो अधिगम है वो उसके समाज से जुड़ा होगा, जिस समाज से वो आता है, तो भी बच्चा जो है अच्छी तरीके से सीख पाएगा, है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, देखिए जब एक ही विषय वस्तु को, है ना, कई रूपों में प्रस्तुत किया जाए तभी बच्चा जो है अच्छी तरीके से सीख पाएगा, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो हो सकता है कोई बच्चा एक तरीके से सीख जाए और कोई बच्चा जो है दूसरे तरीके से सीख जाए। तो ये भी बात आपकी यहाँ पर नहीं हुई। क्या पूछा है, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है, जब सूचना को, एक ही सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, है ना। तो यही क्या है, आपकी बात जो है सही हो जाएगी। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के माइंड में ऐसे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है ना, जब सूचना को जो है अलग अलग तरीके से प्रस्तुत की जाती है उसके सामने। तो नेक्स्ट स्टेप आपका, अधिगम की सर्वोच्चतम अवस्था कौन सी है। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, देखिए उच्च भय नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, संतुलित उत्तेजना और कोई भी भय नहीं, है ना। बच्चा बिना डर के सीखे किसी भी चीज़ को। तो निम्न उत्तेजना भी नहीं होनी चाहिए और उच्च भय फिर से दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके ऐसे ही नहीं होंगे, है ना। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, देखिए ये भी कोई उत्तेजना, जब उत्तेजना ही नहीं रहेगी, बच्चों की सीखने की इच्छा ही नहीं रहेगी, तो उस चीज़ को सीख ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, ये क्या होगा, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है, ठीक है, जब बच्चा संतुलित उत्तेजना में हो, है ना, सीखने के लिए जिज्ञासु हो और क्या हो, बिना डर के सीख पाए किसी चीज़ को। तो ये ऑप्शन क्या है आपका बेस्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, ऑप्शन दे रखा है, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए बच्चे क्या होते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं, है ना, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, नहीं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए तो जीन पैजे ने नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं। तो ये वयस्कों पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, नहीं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रहते हैं, वयस्कों पर भी निर्भर नहीं रहते। तो ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ से कटेंगे, यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए इनमें से कौन सी धारणा उपयुक्त है, योग्यता सुधार्य है। देखिए यही बात क्या है आपकी यहाँ पर सही है ना। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो योग्यता है वो क्या है, सुधार्य, उसमें सुधार लाया जा सकता है। योग्यता अटल, देखिए फिर से अटल आया, मैंने आप लोगों को बताया अटल जब भी हो आपके ऑप्शन में वो क्या होगा, गलत होगा। अटल, जटिल, कठिन, केवल, ये क्या होते हैं आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, हमें ऐसे ऑप्शनों से दूर रहना है। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए क्यों नहीं पड़ता है, ठीक है, व्यक्ति अगर लगातार प्रयास करे, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी योग्यता को सुधार सकता है, अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को बढ़ा सकता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। असफलता अनियंत्रित है, ऐसा नहीं है, हम असफलता को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, अगर हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, ठीक है। तो ये भी बात आपके यहाँ पर गलत है, यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा, देखिए प्रतिस्पर्धा वर्ड मैंने आप लोग को बताया, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, कंपटीशन क्या होता है, गलत होता है ना, हमें विद्यार्थियों में कंपटीशन, प्रतियोगिता नहीं करानी है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्र शिक्षा शास्त्र, नहीं, जो आपकी एनईपी है, एनसीएफ, वो क्या कहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमें चाहिए, बाल केंद्र शिक्षा चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं। तो ये भी नहीं होगा। बारंबार परीक्षाएं, देखिए बारंबार परीक्षाएं लेने का कोई मतलब नहीं है ना, हमें क्या करना चाहिए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ, है ना, बच्चे के सीखने पर फोकस होना चाहिए, ना कि बार बार परीक्षाओं लेने से। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अन्वेषण और संवाद, यानी खोज के थ्रू बच्चा सीखे, संवाद, एक दूसरे से जो है बातचीत करे, ठीक है। तो ये क्या होता है, बच्चे की संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करता है, जब बच्चा खोज करता है, ठीक है, चीज़ों को वाद विवाद के थ्रू सीखता है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर रखा है, एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात करिए कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। देखिए जो ले वाइगोस्की, जिन्होंने कि सोशियो कल्चरल थ्योरी दी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या, ये क्या कहते हैं कि जब बच्चा स्वयं से बात करे, है ना, जैसे कि हम लोग भी कभी कभी करते हैं, खुद से बात करना, है ना, बोल बोल के, तो ऐसे में बच्चा क्या करता है, खुद को दिशा निर्देश देता है, खुद का स्व नियमन करता है ना। इसी चीज़ को जो है ले वाइगोस्की क्या
क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच, निजी वार्ता, व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं, है ना। तो ऐसा करके बच्चा क्या करता है, स्वनियमन करता है, खुद को दिशा निर्देश देता है खुद को। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आत्म केंद्रितता की बात करें तो इस चीज़ को जब बच्चा खुद से बात करके अपने आप को दिशा निर्देश करता है तो इसी चीज़ को जीन प्याजे आत्म केंद्रितता कहते हैं, ठीक है। बट लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, स्वनियमन, निजी वार्ता, व्यक्तिगत वाक्य कहते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि हमें लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड बताना था। नेक्स्ट पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना। देखिए नामांकित करना क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, हमें लेबलिंग नहीं करना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, भी मैंने बताया कि विद्यार्थियों को अलग थलग नहीं करना है नहीं, ठीक है, हमें सेग्रीगेशन नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। विद्यार्थियों को जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यही क्या करता है, आपकी मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होता है ना। विद्यार्थियों की जरूरत कहाँ पर जो है उसको सीखने में कमी है, कहाँ पर उसको जरूरत है, ठीक है, किस प्रकार की उसको आवश्यकता है, इस चीज़ की पहचान करना, यही क्या कहती है, आपकी मूल्यांकन पद्धति कहती है। यही क्या होता है, आपकी मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पुस्तक वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, नहीं, ये सारी चीजें। लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। केवल आनुवंशिकता पर देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, वो किन दोनों का प्रोडक्ट है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। जो हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत भिन्नता है, वो किसके कारण से है, हमारी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण के कारण, ठीक है। केवल आनुवंशिकता पर नहीं, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। केवल पर्यावरण भी आपका नहीं होगा, न आनुवंशिकता न पर्यावरण, ठीक है। ये क्या है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता की वजह से जो है हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे व्यक्ति मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि इनका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा। तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को सारी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दी जाएंगी विथ आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है आंसर भी ऐड कर दिया है पीडीएफ में, ठीक है। तो आप लोग जो है वहाँ से डाउनलोड करके इन क्वेश्चनों को खुद से एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर था 2018 का था और शायद ये पेपर 2021 का था। 2018 वाला मैंने करा दिया है, 2021 का था, ठीक है। और ये शायद आपका पेपर 1 है, इसमें पेपर 2 के भी कुछ क्वेश्चन थे और पेपर 2 के कल मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा दूंगी। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही मैं साथ में लेकर के चल रही हूँ, मिक्स क्वेश्चन भी करा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद में पेपर 1 और पेपर 2 के जो है ऐसे भी क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है जहाँ से कि ज़्यादा बार अलग अलग तरीके से घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन क्वेश्चनों को भी मैंने ऐड किया हुआ है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है चेंज हो जाता है, तो इसलिए जहाँ से आपके एग्जाम में जिन टॉपिकों से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन बने उन क्वेश्चनों को भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी जो सेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।